शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। फटाफट बता दूं आपको कि किस तरह का रुझान है दुनिया भर के बाजारों से। अमेरिका में कल रात बाजार ऊपरी स्तरों से तेजी से फिसले, बंद मामूली नुकसान के साथ हुए, लेकिन लगभग 200 अंकों का नुकसान ऊपरी स्तरों से होता हुआ दिखा। और यही वजह कि एशियाई बाजार में आज थोड़ा दबाव के साथ कारोबार होता हुआ दिखा है। हालांकि दबाव है, बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी लगातार 40-45 पॉइंट के नुकसान के साथ शुरुआत के तरीके दे रहा है। प्रीमियम थी लगभग आप देखिए 20-21 पॉइंट की, तो लगभग 9225 के आसपास शुरुआत के संकेत आप मानकर चल सकते हैं। एशियाई बाजारों पर नजर डालिए एक बार, किस तरह का कारोबार वहां होता दिख रहा है। खासतौर से हांगकांग के बाजार आधा % नीचे, 125 अंक नीचे। शंघाई फ्लैट है और निक्केई जो अमेरिकी बाजारों के साथ गिरता चढ़ता है 1.5% के नुकसान के साथ। आइए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं संदीप वागले, प्रकाश दीवान, आशीष चतुर्मता और श्रीकांत चौहान साहब भी अब जुड़ चुके हैं, कोटक सिक्योरिटीज के हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट। आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। तो पहले शुरुआत करें फटाफट पिक्स लेने से। श्रीकांत जी बताइए, आज आपने कौन से स्टॉक्स चुने हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स में काफी अच्छी तेजी है और उसमें पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक हम लॉन्ग करके चल सकते हैं। करंटली 151-150 के आसपास अवेलेबल है। स्टॉप लॉस रखे 147 का और टारगेट्स रखेंगे हम 157 के। और एक जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है मदरसन सुमी। इसमें मंथली और वीकली ब्रेकआउट हुआ है और जो अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स थे 370, उसके ऊपर ये काफी दिनों से सस्टेन हुआ था। तो मुझे लगता है शायद ये स्टॉक 395 या 400 के लेवल्स को आने वाले दिनों में छू सकता है। करंट लेवल से इसे भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। 375 के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग करके चले। आशीष जी, आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए? मेरा सबसे पहला पिक होगा पीएफसी के अंदर में। तो इसमें हमने देखा था आरईसी में एक बहुत स्ट्रांग आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला था। सेम टाइम पे पीएफसी कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज में था, पर लास्ट 2 दिनों में हमने देखा है बहुत स्ट्रांग ओपन इंटरेस्ट की एक्टिविटी स्टॉक के अंदर में बनते हुए देखने को मिली और एक स्ट्रांग मंथली ब्रेकआउट भी स्टॉक के अंदर में अबाउ 150 आ चुका है। तो मुझे लगता है अब ये स्टॉक एक स्ट्रांग मोमेंटम में रहेगा। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 146 का एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है और ऊपर में 163 से 170 तक के टारगेट्स आने वाले 3 से 5 दिनों के अंदर पीएफसी में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। दूसरी पिक मेरी होगी टाटा एलेक्सी के अंदर में, जहां पर एक बहुत ही स्ट्रांग कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। बट इस कंसोलिडेशन के ड्यूरेशन में हमने देखा है ओपन इंटरेस्ट में करीब 15 से 16% का इजाफा हुआ है। क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर काफी लॉन्ग एक्यूमुलेशन हो रहा है। इस स्टॉक के अंदर में एक स्टॉप लॉस 1480 का रख के लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 1620 तक के स्तर नेक्स्ट 3-4 दिनों में टाटा एलेक्सी में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ऑलरेडी पीएसयू बैंक में हमने पहले भी कई बार कहा कि ये एक स्ट्रांग मूवमेंट में रहेंगे और इसमें हमारी टॉप पिक कैनरा बैंक के अंदर रहेगा, जहां पर करीब 12%-13% का इजाफा लास्ट 3 दिनों में ओपन इंटरेस्ट में देखने को मिला है। तो 304 के एक स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 326 तक के स्तर कैनरा बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और फार्मा स्पेस में मुझे लगता है वुखाट फार्मा, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि ये स्टॉक के अंदर में बहुत एक अच्छा लॉन्ग पोजीशन का एक्यूमुलेशन हो रहा है और मुझे लगता है लास्ट 2 दिनों में जो एक्टिविटी हुई उसके अंदर में काफी वॉल्यूम्स के अंदर पिकअप आया है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक के अंदर में एक अपसाइड देखने को मिल सकती है जो 820-830 के लेवल्स तक जा सकता है। नीचे में 745 के एक स्टॉप से लॉन्ग पोजीशन वोखार्ड में बनानी चाहिए। और एक कैश कॉल जो हम इस समय पर रिकमेंड करेंगे वो है यूएफओ मूवीज के अंदर, जहां पे एक वीकली मंथली ब्रेकआउट हुआ है, डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना है। 427 के एक स्टॉप से लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। ऊपर में मुझे लगता है नेक्स्ट 1 से 2 हफ्ते में ये स्टॉक 500 के स्तरों को छू सकता है। ओके, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर आज एक्शन रह सकता है, आपके लिए है मौके खरीदारी करने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की। और इस वक्त आप देखिए पहली टिक जो आज दिख रही सेंसेक्स और निफ्टी पर। सेंसेक्स 30 अंक ऊपर और निफ्टी 24 अंक नीचे नजर आएगा। 32 अंकों का नुकसान। 65 रुपए 4 पैसे पर इस वक्त करेंसी मार्केट की शुरुआत होती हुई दिख रही है। 17 पैसों का यहाँ पर मामला रिकवरी का दिख रहा है। देख लेते हैं इस वक्त एग्जैक्ट लेवल करेंसी मार्केट का आपके सामने आता हुआ दिखेगा। उससे पता लगेगा कि किस तरह की शुरुआत भारतीय बाजारों में करेंसी मार्केट में की है। रुपए की प्राइस आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त 65 रुपए 4 पैसा, जहां तक मेरा अंदाजा है कि ये लेवल करेंसी मार्केट का। ओके, 17 पैसे के नुकसान के साथ यहाँ पर शुरुआत होती है। बिल्कुल, लेकिन देखिए कौन से स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाने के मूड में है। कल तमिलनाडु पेट्रो में 20% का अपर सर्किट लगा था। हमारे एक्सपर्ट वागले साहब को पसंद था। देखिए आज स्टोन इंडिया उनको पसंद है, तो यहाँ 20% ऊपर खुलने की तैयारी हो रही है। तो आज रेलवे शेयरों में तेजी देखने को मिलने वाली है। मिक इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। टेक्सरेल 2-2.5% मजबूती के साथ खुल रहा है। तमिलनाडु टीटागढ़ वैगन जैसे स्टॉक्स में भी मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत होने वाली है। अच्छा, जब रियल एस्टेट शेयर खासतौर पर लो कॉस्ट हाउसिंग के साथ जुड़े हुए स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिलेगी। जिस तरह से नोटिफिकेशन आया है, तो आज देखिए अजमेरा रियल्टी जैसे स्टॉक्स, अंसल हाउसिंग जैसे शेयर जहां खराब खबरें हैं उसके बावजूद मजबूती के साथ खुलने की तैयारी हो रही है। और चाय के दाम बढ़ने का फायदा मिलेगा हैरिसन मलयालम जैसे शेयरों को। 5% की मजबूती के साथ यहां पर
खुलने की तैयारी हो रही है और जयश्री टी में भी तेजी होगी तो अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। आज कई कैश वाले स्टॉक्स में मिड कैप शायद बेटर प्रदर्शन दिखा सकते हैं आज। बिल्कुल, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज एक्शन रहना चाहिए जो हमने सेक्टर के तौर पर चुना भी है, लेकिन एक दिग्गज शेयर जिस पर राय लेनी चाहिए और वो है कोल इंडिया। प्रकाश क्या कहेंगे? जिस किसी के पास है तो रखना चाहिए या सुस्त शेयर है, कमजोर शेयर है? उससे पहले आपको बता दूं, अनिल ने कल वो खबर ब्रेक की थी जिसमें कहा था कि कोयले की जो ग्रेडिंग है उसको घटाया गया है और कल दिन के निचले स्तर पर इस शेयर ने जाकर समाप्ति भी की थी। 8,000 करोड़ रुपए के आसपास की रेवेन्यू लॉस की बात हो रही है। बिल्कुल, और आज न्योमरा की तरफ से भी रिपोर्ट आई है जो कह रहे हैं कि 240 रुपए प्रति टन इन्हें दाम घटाने पड़ेंगे और उन्होंने कोल सेक्रेटरी के हवाले से कंफर्म किया कि ये वाकई में बड़ा झटका है कोल इंडिया के लिए और 23% आउटपुट कम हो सकता है। 23% यानी लगभग 1/4% प्रोडक्शन की कमी कोल इंडिया के लिए, ये बड़ा झटका हो सकता है। 1 अप्रैल से ये हुआ, क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? तो आप देखिए, प्री ओपन में लोग असमंजस में हैं, तो नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, ये क्योंकि इसमें ऐसा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो नहीं निकलेंगे, बट ट्रेडिंग कॉल जिनका था कि सब चीज अच्छी आ रही है, डिविडेंड प्ले बहुत अच्छा है, उन लोग के लिए थोड़ी मायूसी है। और सर एक चीज याद रखिएगा, कोल इंडिया को स्ट्रक्चरली अब बढ़ने के लिए, चेंज होने के लिए कई अलग चीजें करनी पड़ेगी, ना सिर्फ कोयला बेच के कमाना होगा। उन्होंने अभी ऐलान किया था कि कोल माइनिंग पे ये कंसल्टेशन करेंगे प्राइवेट कंपनीज के लिए भी, कंसल्टेंसी इनकी जो एक्सपर्टीज है उसको यूज करके ये प्राइवेट कंपनीज को हेल्प करेंगे माइनिंग में। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने नए लाइसेंसेज लिए हैं पिछले 1 साल में, उनके पास ये एक्सपर्टीज नहीं है, तो वो ये कोल इंडिया कंसल्टेंसी भी करेंगे। तो ये सब जब चीजें शुरू होंगी इसका बिजनेस चेंज होगा। दूसरा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से, मतलब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है, जो विंड पावर, सोलर पावर, ये सब के आते हुए कोयले पे डेफिनेटली एक डाउनवर्ड प्रेशर हमेशा रहेगा। सो नेगेटिव है न्यूज तो थोड़ा सा रिएक्शन जरूर आ सकता है, हो सकता है 265 270 तक जाके एक बार ये अट्रैक्टिव बने, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा निकलेंगे नहीं इसमें से, बट ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा एक एग्जिट का मौका। बिल्कुल, और कल भी हमने देखा था हमारी खबर के बाद स्टॉक में दबाव देखने को मिला था। आज भी ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर मौके हो सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए कौन से स्टॉक में मौके हैं? यहाँ जैकपॉट स्टॉक की बारी है आपको बताने के लिए और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीएनबीसी आवाज के रिसर्चर आशीष वर्मा। आशीष, बताइए आज कौन सा स्टॉक धमाल दिखाने वाला है? रात एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले कई महीनों से कंसोलिडेट कर रहा था और अब लग रहा है कि एक फ्रेश मूव की वापस तैयारी में है। ये स्टॉक है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी कि EIL। 1965 में कंपनी का गठन हुआ था, एक नवरत्न सरकारी कंपनी है और जहां पे सरकार, भारत सरकार का 59% स्टेक है। ये कंपनी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और EPC सेवाएं मुहैया कराने का काम करती है। इनफैक्ट आज ये कंपनी टोटल सॉल्यूशंस मुहैया कराती है। तो इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कंपनी जो कि डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो आसान शब्दों में कंसेप्ट से लेकर कमिश्निंग तक ये कंपनी सारे काम करती है और अक्रॉस द बोर्ड कई सारे वर्टिकल्स को सेवाएं मुहैया कराती है। ऑफशोर ऑयल एंड गैस ट्रांसपोर्टेशन, ऑनशोर ऑयल एंड गैस, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, स्टोरेज, पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स, फर्टिलाइजर, माइनिंग, मेटलर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और इनफैक्ट डिफेंस स्पेस को भी क्रिटिकल सेवाएं मुहैया कराने का काम है। लेकिन इस कंपनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो हाइड्रोकार्बन सेगमेंट है, यानी कि आसान शब्दों में ऑयल और नेचुरल गैस की स्पेस। और इस देश में जो तमाम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज हुई हैं लार्ज ऑनशोर फील्ड्स की, मिसाल के तौर पर दीनदयाल फील्ड का मैनेज डेवलपमेंट हो या गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के लिए काम हो या गेल के लिए स्ट्रेटेजिक पाइपलाइन ले करने का काम हो, HPCL, BPCL, IOC के लिए तमाम रिफाइनरीज खड़ी करने का काम हो या पेट्रोल LNG के लिए LNG टर्मिनल खड़ा करना हो, इन सब के लिए इसी कंपनी इंजीनियर्स इंडिया ने काम किया है। और इस कंपनी की जो टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस है उससे ड्राइव करता है इस कंपनी का एम्प्लॉय बेस। 3,200 कर्मचारी और उस 3,200 कर्मचारियों में से 2,800 इंजीनियर्स हैं और शायद इसीलिए इस कंपनी का नाम है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। 5,000 से ज्यादा असाइनमेंट्स पे काम कर चुकी है, 4,000 बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम जो कि $200 बिलियन से ज्यादा की वैल्यू रखते हैं, उन पर इस कंपनी ने काम करा है। ट्रिगर्स क्या है इस कंपनी के लिए?
ये कंपनी मेजर ऑयल एंड गैस वर्टिकल्स में सबसे बड़ी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन की कंपनी है, तो सबसे बड़ा लीडरशिप पोजीशन इस कंपनी के पास है। तमाम सरकारी कंपनीज के लिए एक प्रिफर्ड बेट है, प्रिफर्ड पार्टनर है। आईओसी, एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल, सीपीसीएल, एमआरपीएल, इन सब के लिए कंपनी काम करती है। आपको याद होगा लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने कहा था, एक मोट की बात करी थी। मोट मतलब एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो कंपनी का अपनी स्पेस की बाकी कंपनियों से होता है, और इस कंपनी का हाइड्रोजन कंसल्टेंसी सेगमेंट में एक बहुत स्ट्रांग मोट है। तमाम लार्ज प्रोजेक्ट जो इस देश में एग्जीक्यूट किए इसी कंपनी के हाथों हुए हैं। देश में जो 22 रिफाइनरीज हैं उसमें से 19 रिफाइनरीज में इंजीनियर्स इंडिया ने काम करा है। इस तरह का मोट है, इस तरह का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इस कंपनी का अपने पीयर्स के ऊपर। और एंट्री लेवल बैरियर्स ऑब्वियसली इस कंपनी के लिहाज से फिर बढ़ते हुए नजर आते हैं। बाकी प्लेयर्स को इस स्पेस में घुसना दिक्कत की बात है। जनवरी में एक बड़ा ऑर्डर इस कंपनी ने घोषणा करी थी, 2,500 करोड़ रुपए का वो ऑर्डर था। एचपीसीएल की विजाग रिफाइनरी से ऑर्डर आया था। उसके बाद ईयर टिल डेट FY17 के ऑर्डर इंटेक्स में जनवरी की बात कर रहा हूं, 4,750 करोड़ रुपए पे पहुंच गए थे। अकॉर्डिंगली कुल FY17 के इंटेक्स जो थे वो लाइकली है कि अब वो साल के एंड तक होते होते 5,000-5,500 करोड़ रुपए के आसपास होंगे। मैनेजमेंट ने खुद 3,500 करोड़ रुपए की गाइडेंस दी थी, उससे कहीं बेहतर। और FY16 में जो ऑर्डर इंटेक था कुल 1,600 करोड़ रुपए का था, तो उससे तो कहीं बेहतर परफॉर्मेंस FY17 में देखने को मिली है। कुल ऑर्डर बुक कहा जा रहा है 7,300 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। FY16 में 1,500 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज थे, तो बुक टू बिल रेशियो इस कंपनी का 5 गुने का है। तो अगले 2 से 3 सालों के लिए तो बहुत स्ट्रांग विजिबिलिटी ऑर्डर बुक के लिहाज से आपको नजर आएगी। अच्छा, इस देश में कहा जाता है हाइड्रोकार्बन सेगमेंट में बहुत तगड़े स्पेंड्स होने वाले हैं। मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, अगले 3 से 4 सालों में कंसल्टेंसी की अपॉर्चुनिटी 40 से 45 हजार करोड़ रुपए की, अगले 3 से 4 सालों में ईपीसी अपॉर्चुनिटी 90 से 95 हजार करोड़ रुपए की होगी। और ये कंपनी मार्केट लीडर है इस पूरे सेगमेंट में, तो अज्यूम कर सकते हैं लार्जली ये पोर्शन इस कंपनी के पास आते हुए नजर आएंगे ये ऑर्डर्स। ना सिर्फ इस देश में, ये कंपनी मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में तमाम ऑयल एंड गैस मेजर्स जो है उनके साथ कामकाज कर चुकी है। FY16 के ऑर्डर बुक में ऑलमोस्ट 37% ओवरसीज से ऑर्डर्स आए इस कंपनी के पास। तो ना सिर्फ भारत में स्पेंड्स पिकअप होना, अगर ग्लोबली भी हालात इंप्रूव होते हैं तो उसका भी इस कंपनी को भरपूर फायदा मिलेगा। इंटरेस्टिंगली ये कंपनी अपने बिजनेस मिक्स में बदलाव कर रही है। ईपीसी प्रोजेक्ट्स को कम और कंसल्टेंसी पे ज्यादा फोकस है, जहां पे मार्जिन्स 30% प्लस बीटा मार्जिन्स क्लॉक करती है। तो आगे इवेंचुअली मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में आपको याद होगा ऑयल एंड गैस स्पेस में किस तरह की कच्चे तेल की पिटाई हुई, किस तरह से स्पेंड्स रोके गए थे। उसके बावजूद पिछले 10 साल में FY07 से FY16 के बीच में ये कंपनी लगातार ग्रो करती हुई नजर आई और लगातार प्रॉफिटेबल रही है। और अब तो जिस तरह से ऑर्डर इनफ्लोज बढ़ रहे हैं, जिस तरह से बैलेंस शीट बेहद स्ट्रांग है, जिस तरह से मार्जिन अब रिकवर होने की उम्मीद है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहां से ग्रोथ पिकअप होती हुई नजर आएगी। 1:1 के बोनस इशू के बाद अब वो बायबैक का अनाउंसमेंट कर दिया 157 रुपीज पर शेयर पे टेंडर बायबैक का। एनालिस्ट मानते हैं यहां से रिटर्न रेशियोज में इस कंपनी के मार्क्ड इंप्रूवमेंट होगा। तो ROE, ROC यहां से अगले 1-2 साल में बहुत तगड़ा जंप दिखाते हुए नजर आएंगे। और जाते जाते एक और इंटरेस्टिंग बात, ये कंपनी भारत सरकार के लिए प्राइमरी कंसल्टेंसी कंपनी है। तो जितने भी इंजीनियरिंग सर्विसेज के लार्ज और क्रिटिकल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, नियर मोनोपोली है इस कंपनी की। इसका एक एग्जांपल है नमामि गंगे। किसी ने अज्यूम नहीं करा होगा और इंजीनियर्स इंडिया को एक्चुअली वो प्रोजेक्ट मिला था कंसल्टेंसी का। तो जितने डेटा सेंसिटिव, जितनी एक्सपर्टीज वाले, एक्सपीरियंस वाले प्रोजेक्ट्स चाहिए, उसमें इंजीनियर्स इंडिया का काम होगा और नॉमिनेशन बेसिस पे इस कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हैं। तो फाइनली जिस तरह का एक स्ट्रांग बिजनेस मॉडल है, जिस तरह की नंबर 1 पोजीशन है अपने स्पेस में, अब ज्योग्राफीज वाइज डाइवर्सिफाई कर रही है, डेट फ्री स्टेटस है बैलेंस शीट का और नेचुरल बेनिफिशियरी है लार्ज और क्रिटिकल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की, ये कंपनी बेहद स्वीट स्पॉट में अब भी नजर आती है। रडार पर रखें इंजीनियर्स इंडिया को। जब इंजीनियर्स इंडिया का नाम आता है, मुझे हमारे एक एक्सपर्ट है संजीव भसीन साहब, उनकी याद आती है। वो कहते थे कि ये कंपनी इतने बोनसेस देगी, इतने डिविडेंड्स देगी कि आप थक जाएंगे, और ऐसा ही हुआ है। बोनसेस भी और बायबैक्स भी। अभी आशीष बता रहे थे 157 पर टेंडर बायबैक दिया गया, यानी अगर आप शेयर देंगे तो 157 पर एक्सेप्ट होगा। अच्छा, ब्रेक के दौरान दीवान साहब भी इसके ऊपर काफी बुलिश है। दीवान साहब, आपको भी पसंद है ये कंपनी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, संदीप साहब का तो आज टॉप ट्रेडिंग आइडिया भी है। हाँ, तो आप देखिए कितना कन्वर्जेंस हो रहा है। और ये FNO में बहुत एक्टिव नहीं थे और आशीष जी भी इस पे मोहर लगा ही देते। बट पॉइंट इज, ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, इसको अगर आप देखें, इसमें इंटरेस्टिंग चीज जो आशीष ने बहुत ही बढ़िया समझाया है, लोगों को ये समझने कि सरकार के अलावा इस फील्ड में प्राइवेट सेक्टर में से कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक बात है। तो ये NBCC का हाइड्रोकार्बन वाला इक्विवेलेंट बिजनेस है। और जो रिफाइनिंग कैपेसिटीज हिंदुस्तान में अब आ रही हैं कॉस्ट एफिशिएंसीज करने के लिए, और जब ये 2-3 बड़ी कंपनी का विलय हो जाएगा तो आप देखिए साइनर्जीज कितनी होगी। तो ये सबसे ज्यादा काम इनका ऑलरेडी 7,500-8,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है,
मार्जिन इतने बढ़िया है और टैलेंट पूल जो इनका है वो बहुत ही उम्दा है। तो कैश काउ है, इसकी सिंचाई चालू रहेगी रेगुलर सरकार द्वारा भी, तो उसमें आप भी डेफिनेटली पार्टिसिपेट करते हैं। आशीष जी भी बुलिश है बाय द वे। आशीष जी, आप भी कुछ संकेत दे रहे हैं तेजी होगी यहाँ पर? हेमंत, ये तो मुझे लगता है स्ट्रक्चरली एक बहुत बड़े मूव के लिए तैयार है, क्योंकि आप ये देखिए ये कम से कम अगर से आप इसके हाई ईयरली चार्ट देखें तो दिसंबर 2011 से लेके अभी तक के ये स्टॉक एक रेंज में रहा। इसका ऊपर में 170 का जो था वो कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस था, पर हर बार इसने एक हायर टॉप बनाया है। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि जब भी ये स्टॉक 170 के ऊपर निकलेगा तब 230 से 250 के इसके अपसाइड टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। एज अ ट्रेडर आप इसमें अभी पोजीशन बना सकते हैं, बट जिस दिन भी ये 170 के ऊपर निकलेगा आप अपनी पोजीशंस को वहां इंक्रीज कर सकते हैं। ये उस समय फाइनल कंफर्मेशन देगा, ये बड़े मुंह के लिए उस समय तैयार हो चुका रहेगा। ओके, और भारत फोर्ज एक और स्टॉक है जहां पर नॉर्थ अमेरिका के ट्रक सेल्स के आंकड़े हैं, मजबूत आंकड़े दिख रहे हैं। चार्ट देखकर बताएं श्रीकांत, क्या भारत फोर्ज में खरीदारी की राय है आपकी? अनिल जी, भारत फोर्ज में अगर आप ऐसे डेली चार्ट्स पे देखते हो तो उसमें क्लासिक राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना हुआ है, और जो फॉर्मेशन काफी स्लो होता है लेकिन वो फाइनली अपने टारगेट्स को अचीव कर लेता है। तो उसके बेसिस पे जो टारगेट्स आ रहे हैं वो है 1300 के आसपास के, करंटली ये चल रहा है 1070 के आसपास। तो मुझे लगता है कि ये भी स्टॉक इवेंचुअली उस लेवल्स के आसपास जाएगा। मार्केट में थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस है, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है, और स्टॉक भी काफी हाई बीटा काइंड ऑफ स्टॉक है। तो मुझे लगता है इसमें फ्लक्चुएशंस रहेंगे, तो स्टॉप लॉस थोड़े बड़े रख के चले, लाइक 1000 के आसपास के, अगर 1000 के आसपास के हम स्टॉप लॉस रख के अगर भारत फोर्ज में पोजीशंस बनाते हैं पोजिशनल बेसिस पे, तो मुझे लगता है आने वाले कुछ हफ्तों में हम 1300 के लेवल्स को भारत फोर्ज छूते हुए नजर आएगा। और टाटा मोटर्स जहां पर अच्छे मजबूत आंकड़े आए हैं ब्रिटेन से जेएलआर की बिक्री के, खरीदेंगे वहां? टाटा मोटर्स में वैसे देखा जाए तो थोड़ा जो एक 485 या 480 के आसपास इसमें काफी अच्छा एक बिकवाली का प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि इसमें काफी अच्छी एक सेल ऑफ हमने देखी थी 550 से। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो ओवरऑल फॉर्मेशन है वो एक इंडिकेट कर रहा है कि ये जो स्टॉक है वो एक राइट वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, क्योंकि जो इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स है उसके जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है, क्लस्टर ऑफ सपोर्ट्स हम जिसको बोलते हैं, उसके आसपास ही अवेलेबल है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि इसमें जो बिकवाली है वो यहाँ थम सी गई है, लेकिन 480 के आसपास के जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर जैसे ये ट्रेड करना चालू कर देगा, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा और वक्त ले, लेकिन इवेंचुअली हमें ऐसा लगता है कि ये स्टॉक 530 या 540 के लेवल्स के लिए बढ़ोतरी कर रहा है। ओके, तो ये है राय इन तमाम शेयरों पर। और चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों के आज के एक्शन की। और इस वक्त अगर आप शुरुआती कारोबार में देखें तो कमजोरी है, लेकिन बेहद कम, जितनी एसजीएक्स निफ्टी में दिख रही थी। और हम बात भी कर रहे थे कि शायद उतना कमजोर न खुले, एक्चुअली उतना कमजोर खुलता तो बढ़िया होता था, 9225 के आसपास मिल जाता तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन कम खुल रहा है तो थोड़ा इंतजार कर लें। 20 अंक नीचे है निफ्टी और सेंसेक्स 25 अंक नीचे खुलने के संकेत देता हुआ। पहले टिक आपकी स्क्रीन पर 25 अंकों के नुकसान के साथ शुरुआत की है निफ्टी ने, 60 अंक नीचे खुलता हुआ सेंसेक्स, और बैंक निफ्टी 85 अंक नीचे 1/3% के नुकसान के साथ। दबाव कहां से आता हुआ दिख रहा है वो बता दूं, भारतीय इंफ्राटेल और भारतीय एयरटेल ये दो स्टॉक कमजोर है। आईसीआईसीआई बैंक में 1% का नुकसान है, हिंडाल्को में थोड़ा नुकसान, लीवर एसबीआई जैसे दिग्गज थोड़े थोड़े कमजोर होते हुए आज के सेशन में शुरुआत में मजबूत किया है। मॉर्गन की रिपोर्ट के बाद 1.5% मजबूत है बजाज ऑटो, आज का टॉप गेनर, और अच्छे आंकड़ों के दम पर टाटा मोटर्स ने हरे निशान के साथ की है आज की पारी की शुरुआत। आइए वायदा कारोबार में जस्ट डायल के लिए एक डाउनग्रेड एचएसबीसी की तरफ से, और उसके बाद स्टॉक पे है 2% का नुकसान, टॉप लूजर, और उसके ठीक पीछे है टीवी 18, उज्जीवन, रिलायंस कम्युनिकेशन और आईसीआईसीआई बैंक। ये कुछ एक शेयर जो कमजोर है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट वायदा कारोबार के बैन में आ गया, 1% के नुकसान के साथ कारोबार, लेकिन टॉप गेनर है अभी जिस स्टॉक का हम जिक्र कर रहे थे भारत फोर्ज 1.5% के इजाफे के साथ, कॉनकोर में 1.5% का इजाफा, और बजाज ऑटो मजबूत है। जिंदाल स्टील एंड पावर में भी 1% की मजबूती। कमजोरी थोड़ी बढ़ती हुई बाजार की, अब 120 अंक नीचे सेंसेक्स है, निफ्टी 9230 के लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा है। मिड कैप शेयरों में हालांकि कमजोरी कम है, लेकिन बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर है, लगभग 100 अंक नीचे बैंक निफ्टी 0.5% के नुकसान के साथ। तो ये है शुरुआती कारोबार, ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी की तर्ज पर नुकसान के साथ शुरुआत करते हुए भारतीय बाजार। बिल्कुल, और देखिए आज कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1.5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है एफएनओ में, और हम कह रहे थे स्टोन इंडिया यहां पर नजर रखिएगा, ऐसे बाजार में 14% की मजबूती यहां पर देखने को मिले। तो रेलवे शेयरों पर नजर होनी चाहिए। कर्नेक्स माइक्रो ने आज फिर 5% का अपर सर्किट लगाया है और ये फिर से 52 वीक हाई पर पहुंच गया है। सिमको 3.5% ऊपर लगातार देखिए यहां पर तेजी होती हुई दिख रही है। अगेन रेलवे शेयर, टैक्स रेल 3% मजबूती के साथ खुला है, और टेक्समैको इंफ्रा जैसी कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा रही हैं। दूसरा सेक्टर रेलवे के अलावा है चाय का सेक्टर, जयश्री टी, एंड्रू यूल, आप देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए। हैरिसन मलयालम 4% मजबूती के साथ
ये शेयर भी आज कारोबार की शुरुआत कर चुका है। अच्छी तेजी यूएफओ मूवीज में देखने को मिल रही है। आशीष चतुर्मोहता का आज का टॉप ट्रेडिंग आइडिया था ये कैश मार्केट का। वैस्कॉन इंजीनियरिंग एक और ऐसी कंपनी जो हमारे एक्सपर्ट प्रकाश दीवान जी ने चुनी, यहां पर भी देखिए मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। 4% मजबूती के साथ ये शेयर भी आज खुलता हुआ। EIL वागले साहब का पिक प्रकाश दीवान जी को भी पसंद है। आशीष का आज का जैकपॉट स्टॉक देखिए 1% की मजबूती के साथ इस समय कारोबार कर रहा है। अच्छी तेजी भारतीय बाजारों में काफी सारे छोटे मझौले कंपनियों में हो रही है और दो सेक्टर जिसकी हमने बात करी थी बाजार खुलने से पहले, चाय और रेलवे सेक्टर, ये फोकस में है साफ तौर पर। आप देखिए बिल्कुल, और 9230 पर जो शुरुआत हुई, क्या इस लेवल पर खरीदारी के मौके हैं या इंतजार किया जाए? आशीष बताएं, निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या दोनों खरीदने का लेवल आ गया या थोड़ा वेट करना है नीचे? थोड़ा वेट कीजिए जी। मुझे लगता है कि 9200 के लेवल्स एक बार टेस्ट हो सकते हैं निफ्टी फ्यूचर्स में, और उन लेवल्स के आसपास अगर से खरीदी करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड काफी कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको 9050 9100 के आसपास एक सपोर्ट रह सकता है। वहां पर आप स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है वापस से एक अच्छी रिकवरी दो दिन के बाद हमें देखने को मिलेगी। एक दो दिन मुझे लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन फेज बाजार के अंदर में रहेगा, बट जिन स्टॉक्स के बारे में हमने बात की वहां मुझे लगता है पोजीशंस आज ली जा सकती, क्योंकि ये एक स्ट्रांग अप ट्रेंड में, तो शायद बहुत ज्यादा डिप इनके अंदर देखने को ना मिले। इसके अलावा अब चाय और रेलवे के अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग वाला सेगमेंट भी देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। आशियाना हाउसिंग 2.5% मजबूती के साथ आज खुला है। अंसल प्रॉपर्टीज में 6% की तेजी इस समय देखने को मिल रही है, तो नजर होनी चाहिए फिर दीवान हाउसिंग पर भी। इस स्टॉक पर भी काफी सारे एक्सपर्ट्स बुलिश थे। आप देखिए ये भी 1% के आसपास, आधा % के आसपास मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। तो हाउसिंग सेक्टर फोकस में है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां फोकस में है, और अच्छी तेजी इन्फीबीम में भी देखने को मिल रही है खबरों के दम पर। तो छोटे मझौले शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए, हालांकि जुबिलिएंट फूड देखिए 1% कमजोर है आज के दिन। हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में कल की अच्छी तेजी के बाद थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली हो रही है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स अनिल देखिए ये तेजी से लाल निशान से हरे निशान में आने की तैयारी हो रही है। तो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स यही वो पॉकेट है जो आउट परफॉर्म आज मार्केट में कर रही है। बिल्कुल, वहां पर खरीदारी बरकरार है और खरीदारी होती दिख रही है एक और स्टॉक में, और वो है REC। ये स्टॉक आपके सामने लेकर आएंगे। REC में एक बड़ा ट्रेड होता हुआ दिखा है, लगभग कहां पे, BSE पर ये स्टॉक दिखाइएगा। BSE पर लगभग 11 लाख शेयरों का कारोबार मेरे ख्याल से REC के काउंटर पर होता हुआ दिखा है। जी हाँ, 11 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है। 0.06% स्टेक बदली है REC की 183.75 में। REC देखकर बताएं आशीष, क्या खरीदेंगे आप इसे? मेरे ख्याल से काफी लंबे समय पहले से आपका फेवरेट रहा है, आज फिर से एक्शन में आया वॉल्यूम के लिहाज से। जी, मुझे तो लगता है ये पूरा जो स्पेस है वो एक बहुत स्ट्रक्चरल तेजी के लिए तैयार हो चुका है, चाहे वो REC हो, PFC हो, NHPC हो, इन सभी पे हमने अलग अलग समय पे बात की, और मुझे लगता है ये ट्रेंड बिल्कुल बना रहेगा। REC में मुझे लगता है 220 230 के लेवल्स पोजिशनली आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑन डाउन साइड एक छोटा स्टॉप लॉस रख के 178 79 को रख के आप एक पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। PFC मुझे लगता है काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है, यहाँ पर पे भी कम से कम 175 180 के लेवल्स PFC के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही काउंटर REC और PFC मुझे लगता है एक बड़े मूव की तैयारी। PFC तो आज की आपकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स में भी था, तो PFC REC दोनों साथ साथ चलने वाले जुड़वा है। तो अच्छा, सरकारी कंपनियों का दिन है। देखिए आशीष ने कहा EIL खरीदिए, और हमारे अच्छा सारे एक्सपर्ट देखिए आप आज, श्रीकांत ने कहा PNB खरीदी। एक सरकारी कंपनी सबके पास है। आशीष चतुर्मोहता जी PFC कैनरा बैंक के ऊपर बुलिश हैं। प्रकाश दीवान जी ने वेस्कॉन की बात करी, लेकिन NBCC का भी बीच में जिक्र किया है। तो आप देख सकते हैं आज सरकारी कंपनियां फोकस में आप, और अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला भी है सरकारी कंपनियों की तरफ से। स्टोन इंडिया सर्किट लगाने की तैयारी में है। अच्छा, आपको टेक्सटाइल भी पसंद था, अभी खरीद लें क्या? 2.5% ऊपर खुला है, स्टेबल हो गया है। क्या यहाँ पर खरीदारी करने पे पैसा बन सकता है इंट्राडे में? हेमंत, इंट्राडे का मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये इंट्राडे वाला स्टॉक है नहीं, बट पोजिशनल 3-4 दिन की व्यू से अभी खरीद सकते हैं। ओके, पोजिशनल व्यू से खरीदें, इंट्राडे के लिहाज से थोड़ा सा इंतजार कर लें, ये राय है इस वक्त। एक स्टॉक जहां पर थोड़े शॉर्ट पोजीशन बनने के संकेत दिख रहे हैं, मेरे ख्याल से उज्जीवन और इक्विटास, ये दोस्तों उज्जीवन कल भी कमजोर था। हाँ, कल भी कमजोर था, और आज फिर से NBFC थोड़े से कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। क्या कहेंगे आप चार्ट्स के लिहाज से श्रीकांत, उज्जीवन इक्विटास क्या शॉर्ट करने चाहिए, या जिनके पास है वो प्रॉफिट बुकिंग करें?
अनिल जी, मुझे लगता है कि ये जो स्पेस है इसमें उज्जीवन और इक्विटास इनफैक्ट देखा जाए तो काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और इनमें जो शॉर्ट टर्म करेक्शन चल रहा है मुझे लगता है कि वो करेक्शन के अभी वो एंड के आसपास है। 460 465 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था कुछ 15-20 दिन पहले, अभी ये स्टॉक 410 408 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट अगर आप इसके ओवरऑल फॉर्मेशंस देखते हो तो मुझे लगता है कि इसके 400 लेवल्स के आसपास इसमें काफी अच्छा सपोर्ट है और मुझे लगता है अगर यहाँ से एक पोजिशनल व्यू लेना हो तो ये स्टॉक काफी बेहतर लगता है। मुझे लगता है ये स्टॉक शायद आने वाले कुछ महीनों में एक 40 से 45% की रिटर्न्स भी दे सकता है। वैसे इक्विटास है, लेकिन इक्विटास का मुझे लगता है कि ओवरऑल कंपैरिजन अगर आप उज्जीवन के साथ करते हो तो उतना खास बीटा नहीं लग रहा है, लेकिन ये भी स्टॉक मुझे लगता है कि उज्जीवन के साथ साथ परफॉर्म करेगा और ये भी स्टॉक आने वाले दिनों में 190 के लेवल्स को छू सकता है। तो जो भी करेक्शन मिले ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में, इक्विटास और उज्जीवन में, उन्हें हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेके चल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रहा इक्विटास और उज्जीवन पर। लेकिन आज जो रेलवे वाले स्टॉक्स हैं जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, एफएनओ में भी देखिए कंटेनर कॉर्पोरेशन सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर है, 2% की मजबूती दिखा रहे हैं। दरअसल रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई इसलिए जा रही थी क्योंकि जो सरकारी तंत्र हैं वो रेलवे के दाम बढ़ाते नहीं थे जब बढ़ाने चाहिए थे और घटा देते थे इलेक्शन से पहले, तो ये एक दिक्कत की बात थी और अब ये दिक्कत दूर होती हुई नजर आएगी। कौन आप कह रहे थे कि अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, ये इंट्राडे के लिए ठीक है क्या? थोड़ा लिक्विडिटी का इशू है, लेकिन आज के लिए ये ठीक है। ओपन इंटरेस्ट नंबर 3 पे है और एक स्विंग हाई जो 1033 है उसको ब्रेक किया है कन्विंसिंगली, वॉल्यूम्स भी है। मुझे लगता है ये 1060 तक जा सकता है, करंटली अभी बढ़ गया ऑलरेडी, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस एक 33 के नीचे रखे और 60-62 का टारगेट बनता है आज और कल तक। मिड कैप इंडेक्स भी हरे निशान में आ गया। बिल्कुल, ये होती हुई दिख रही है और बैंक निफ्टी भी अपनी कमजोरी कम करता हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए आज का लो है 21,533 का, तो 21,500 के आसपास जो हमारा खरीदने का इरादा था उससे थोड़ा सा ऊपर से घूम गया एक्चुअली, लेकिन फिर भी अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से साफ तौर पर होती हुई दिख रही। तो ये एक अच्छा संकेत है इस वक्त। और इस बीच देखिए कैश मार्केट के स्टॉक की जबरदस्त तेजी दिखा रहे हैं। स्टॉन इंडिया 17% ऊपर, 20% लगने की तैयारी, 5% अच्छी मजबूती के साथ कारोबार यहाँ पर होता हुआ साफ। करनेक्स तो सर्किट लग गया, करनेक्स 5% का सर्किट था और ये रोज सर्किट मार रहा है। और आज भी देखिए, आज रेलवे शेयरों का ही दिन है और स्टोन इंडिया में अब लगने की तैयारी हो रही है। अच्छा, अजमेरा रियल्टीज देख लीजिए और बाकी आशियाना हाउसिंग, ये हाउसिंग सेक्टर जो दौड़ लगा रहा है दीवान साहब, सरकार ने अब नोटिफाई भी कर दिया है, हाउसिंग सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दे दिया है। कितनी बड़ी खबर है ये? बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी। पर इसमें फायदा हाउसिंग कंपनीज को, कंस्ट्रक्शन जो रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं उनको इतनी जल्दी नहीं होगा ये कि जो जिनके पास इन्वेंट्री है वो बिकने लगेगी, चाहे वो अफोर्डेबल है या नहीं। बट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को इट्स अ गेम चेंजर। आपका पिक बताइए इस सेक्टर में, और ये सेगमेंट रिजल्ट आने से पहले हमेशा दौड़ लगाता है। लेकिन अभी जो स्टॉक जैसे दीवान हाउसिंग फाइनेंस इज प्रोबेबली द बेस्ट, जिनको ये सेगमेंट को बहुत अच्छी तरह समझने की वो रही है एबिलिटी, बिकॉज इन्होंने शुरुआत से ही इस सेगमेंट में ये किया। अब दुनिया जहां अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर रही है, गुण गा रही है, लेकिन इन्होंने तो शुरुआत ही इससे की थी। बात है। और वो कोर स्ट्रेंथ उनकी जो है उसको कायम रखेंगे। एज द कॉस्ट ऑफ फंड स्टार्ट गेटिंग रैशनलाइज, वो कॉस्ट एफिशिएंट होते जाएंगे तो उसमें मार्जिन बहुत बढ़िया रहेंगे। और अगर सरकार ने कुछ और बूस्ट दे दिया और थोड़ा सरकार लिबरल मूड में आ रही है ऐसा लग रहा है, जिस हिसाब से फार्म लोन वेवर हुआ, ये हुआ, तो इसमें बहुत फर्क पड़ जाएगा इन कंपनीज को। बाकी की कंपनीज जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, उनके लिए इक्वल प्लेइंग ग्राउंड है, कोई बहुत बड़ी बात उसमें नहीं है। बट जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जो हाउसिंग में है, उसमें ध्यान डेफिनेटली देना चाहिए। जिनके पोर्टफोलियो से एक कंपनी सैटिन क्रेडिट केयर करके है, मतलब सुर्खियों में रही कुछ समय पहले, अभी नीचे आया हुआ है उसका भाव भी। मुझे लगता है वहां पे जो हाउसिंग फाइनेंस का पोर्टफोलियो है, और उन्होंने रेल कैप के साथ टाई अप किया है, कुछ बाकी बैंकर्स के साथ भी है लाइन ऑफ क्रेडिट्स इनकी, उसको थोड़ा सा ध्यान दें, वहां पे डेफिनेटली देयर इज इनफ रूम। एक और स्टॉक जो बड़ा एक्शन में आता है, देखिए एक्चुअली आज जिंदल ग्रुप के स्टॉक्स काफी तेजी में देख रहे हैं। जेएसपीएल देखिए 2.5% 3% मजबूती के साथ टॉप गेनर है और उसके ठीक पीछे जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी है, यहाँ पर 2-2.25% की मजबूती। हालांकि ओपन इंटरेस्ट ज्यादा नहीं बढ़ा है दोनों स्टॉक्स में, लेकिन तेजी होती हुई दिख रही है। इसी पर एक राय ली जाए, जेएसडब्ल्यू एनर्जी खरीदेंगे? और प्रकाश आपसे भी राय लूंगा, क्योंकि जो ये कॉल की जो जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक्चुअली जो हम कोल इंडिया की स्टोरी की बात कर रहे थे, सबसे बड़ा फायदा अगर दो किसी कंपनियों को होना है तो वो एनटीपीसी और जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो लोकल कोल्स के बायर हैं, जो कोल इंडिया के सबसे बड़े खरीदार है। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए ये बड़े फायदे की बात, जो कोल इंडिया का नुकसान है।
क्या कहेंगे प्रकाश? एब्सोल्युटली। अभी कल काफी समय बाद इसमें एक अच्छा खासा मूव आया, और जो आशीष बता रहे थे कि पीएफसी, आरईसी, पीजीसीआई जो भी इस एरिया के वो हैं, उसमें डेफिनेटली होगा। अब एक और चीज जो यूपी के फार्म लोन वेवर से हुई है, जो हम थोड़ा सा अगर हट के सोचें तो दिखेगी, आज 36,000 करोड़ लोगों की जेब में नहीं आए, पर उसकी जो भरपाई थी वो अब हट गई सिर से, टेंशन हट गया लोगों के, किसानों के। सही बात। तो जो पैसा बचेगा उसका वो क्या करेगा? वो जाके बड़ी गाड़ी तो नहीं ले लेगा, नए घर तो नहीं बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट बच गई है। ठीक है, और 1 लाख वाले हैं तो 1 लाख की इंस्टॉलमेंट अगर आप देखें तो करीब बहुत नॉमिनल होती है। सही बात है। 1100-1200 रुपए महीना है। उसमें अलग जो चेंज आएगा वो ये अप्लायंसेज लेंगे। अप्लायंसेज इसलिए ले रहे हैं कि जिस गांव में बिजली पहुंच रही है वहां पे अप्लायंसेज की दुकानें बाद में शुरू होती है कि बिजली आ गई तो अब आप इसको टोस्टर बेचेंगे, अब इसको आप आयरन बेचेंगे, अब इसको आप जूसर मिक्सर बेचेंगे। तो ये जो सेगमेंट है इसमें से इलेक्ट्रिफिकेशन वाला जो सेगमेंट है वो बहुत पावर ग्रिड, जैसे मैंने कहा, केबलिंग कंपनीज देखिए जो इसमें आएगी। पावर ग्रिड किसको ऑर्डर देता है? जो ईपीसी वाले हैं। ठीक बात है। तो आपके केईआई इंडस्ट्री करके वो तो ऑलरेडी इस रफ्तार से बढ़ा है, 80% एक्चुअली 1 साल में हो गया। बट वहां पे यूनिवर्सल केबल्स देखिए, जो ट्रांसफार्मर सप्लाई करते हैं, छोटी कंपनीज जो है ट्रांसफार्मर वाला काम करते हैं, उसमें देखिए स्विच गेयर्स वाला है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स की हमने बात की थी कुछ समय पहले, ऑलरेडी इट्स डन सो वेल। मैंने भारत बिजली का पता नहीं जिक्र एक बार शायद दोपहर के प्रोग्राम पे किया था, उसको देखिए वहां भी 100 रुपए की बढ़त 2 हफ्ते में आई है। बट ये सब सारा कैप गुड सेक्टर जो है इलेक्ट्रिक जो वर्टिकल में, पावर वर्टिकल में, आई थिंक दैट इज गोइंग टू गेट कंप्लीटली। पावर शेयरों में और खासतौर से प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स में बड़ी तेजी होती दिख रही। जिंदाल स्टील एंड पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अदानी पावर, इन तीनों में जो पसंद किया था वागले साहब ने वो जेएसडब्ल्यू एनर्जी था। जेएसडब्ल्यू एनर्जी है। लेकिन वायदा कारोबार के ट्रेडर्स को इन तीनों में से क्या खरीदना चाहिए, आशीष चतुर्वेदी से बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। पैंसठ अंक नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी पर 25 अंकों का नुकसान, लेकिन मिड कैप शेयरों में शानदार खरीदारी बरकरार है और खासतौर से तेजी हो रही है पावर शेयरों में। तो हम ब्रेक के पहले आशीष जी को पूछते थे, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अदानी पावर, क्या पसंद है आपको? अली अभी करंट लेवल से मुझे लगता है जिंदल स्टील के अंदर में एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, जिंदल स्टील एंड पावर के अंदर में, क्योंकि बिल्डअप भी बहुत स्ट्रांग है और टेक्निकली 128-29 पे कंटिन्यूसली अटक रहा था। उस लेवल को इसने निकाला है। मुझे लगता है एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग इसके अंदर पॉसिबल है, जो इसको कम से कम 150 के लेवल तक लेके जा सकती है पोजिशनली। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 138-139 के लेवल्स 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लगता है आज का जो लो है 125.75 के आसपास, उसको एक स्टॉप लॉस रख के आप लॉन्ग पोजीशन इस स्टॉक के अंदर बना सकते हैं। तो जेएसपीएल इस पर रखिए नजर। आज एफएनओ में मैं देख रहा हूँ टॉप 5 एफएनओ गेनर्स में पावर शेयर ही पावरफुल प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो टॉप में है जेएसपीएल, फिर अडानी पावर और फिर देखिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। अच्छा, टाटा एलेक्सी, चतुर्वेदी साहब आप तो इस पे भी काफी बुलिश हैं और हमारे एक्सपर्ट संदीप आगले साहब 1200 रुपए से आप शायद इसके ऊपर बुलिश रहे हैं। 1260 लीजिए, एग्जैक्ट लेवल आ गया। तो ये और दौड़ लगाने के लिए तैयार है? सर अभी तो शुरू हुआ है ये स्टॉक मेरे हिसाब से, क्योंकि 5-6 महीने से ये कंसोलिडेशन में था और आज अपनी मॉर्निंग की पिक थी, वहां से ऑलरेडी 40-50 रुपए बढ़ आज आए चुना था। मुझे लगता है अब तो ये कम से कम 1620-1650 के स्तरों के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि जनरली एक नेचर इलिक्विड है, तो जब भी कोई बाइंग इंटरेस्ट आएगा थोड़ा मूवमेंट फास्ट रहेगा। मुझे लगता है 1620 से 1650 के टारगेट्स टाटा एलेक्सी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, टाटा एलेक्सी को यहाँ से 100 रुपए की थी। मेरे को वो शब्द है जो वो सेंटेंस अभी तो शुरुआत है। अभी कहने वाले थे कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक और स्टॉक आपने कौन सा चुना है? भारत फोर्ज। आपने आई थिंक हेमंत ने बात की थी, लेकिन सुबह वो उनकी नॉर्थ अमेरिका की ट्रक सेल्स के आंकड़े बड़े मजबूत आए हैं। इसने स्विंग हाई को, एक नॉर्मल क्या है अनिल जी, डेली हाई को तोड़ना एक बात है और स्विंग हाई को तोड़ना दूसरी बात है। अच्छा, 1094 के स्विंग हाई को तोड़ा है, तो इसमें आज ही नहीं बल्कि अगले 2-3 दिन में अच्छी खासी मूव आ सकती है। 1150 तक का मेरा कल तक का टारगेट होगा। करंटली 1103 है। एक 10-12 रुपए का स्टॉप लॉस, 40 से 50 रुपए अपसाइड। थोड़ा सा लंबा व्यू लीजिए रादर देन टेकिंग अ 1-2 आवर व्यू। आज से इनका
फेवरेट नहीं है। मैं आपको एक डिस्क्लोजर दे दूं, वैलेंटाइन पिक भी था आपका। देखिए कितने खुश हो रहे हैं। वैलेंटाइन दिन पे 14 फरवरी को इन्होंने कहा था ये शेयर मुझे पसंद है, और उस समय क्या हुआ था वागले साहब? वागले आई साहब थिंक 1030 ऐसा जी, कुछ था। हाँ, यानी कि 14 हमें सब याद रहता है। चलिए, तो ठीक है। अभी भी मतलब 1030 का 1100 तो वागले साहब की रिकमेंडेशन के हिसाब से तो बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा, वागले साहब ने कहा था हम इससे डेट नहीं करेंगे, हम इसको पोर्टफोलियो में रखेंगे। ये भी इन्होंने आपने स्टेटमेंट यही दिया था ना। शादी करेंगे। हाँ, शादी करेंगे। मैं वो बोलना नहीं चाहता था। चलिए, ये तमाम स्टॉक्स और हमारे चारों एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, लेकिन इस बीच पहले हम सिंगापुर चलेंगे। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के इंस्टीट्यूशनल इक्विटी के हेड संजीव प्रसाद साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पहले उनसे बात करेंगे। संजीव सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले तो बताएं, मार्केट्स लाइफ टाइम हाइज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, वैल्यूएशन महंगे हैं, रीजनेबल हैं? सस्ते तो कहेंगे नहीं, लेकिन रीजनेबल या महंगे कैसे कहेंगे आप, और क्या व्यू रखना चाहिए इस वक्त भारतीय बाजारों पर? See, the way I will put it is valuations are on the higher side clearly. If you look at the market on a top-down basis, at almost 18 times in the March, 18 basis, that is more than, fairly valued, I would say, given the fact that on a historical basis, the average 10-year multiple for the market is only about 14.5. Even if you, adjust for the fact that the market probably deserves to trade at much higher multiples given a lot of, political stability, much improved macroeconomic situation, stronger, growth prospects for India and so on and so forth, along with lower cost of equity in general. Even then, you will probably ascribe 16, 17 as a decent number. So it's already at 18 times March 18, so on the higher side. On March 19 basis, it's about 15 times, so maybe there is some money to be made over there. But do keep in mind the fact that this is predicated on 2 years of very strong growth. We are looking at about 18 to 19% earnings growth in March 18 year, followed by about 15-16% earnings growth in March 19. So if earning number disappoint, then this market is actually a lot more expensive than what it is looking as of currently. Other thing to keep in mind is on a bottom-up basis, if you look at the composition of the market, the overall valuation look somewhat more reasonable given the fact that there is a pretty large weight of commodity-type companies which will naturally trade at lower P multiples in the Nifty 50 or BSE 30, whichever index you want to look at. And if you look at the market on a more segregated basis, the consumer-centric stocks are all trading at north of about 30 times on the March 19 basis. So clearly there is not a lot of money to be made in many of the stocks which the investor would typically like to own as far as India is concerned. And then you are seeing a fair amount of concerns in the usual favorites such as IT, pharma, etc. So the set of stocks which you can own now with some amount of favorable reward risk balance is getting narrower by the day as the market keeps on moving up. ओके, चलिए, तो ये रहा है बाजार पर। लेकिन सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि आरबीआई की पॉलिसी से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? आज 2:30 बजे कुछ होने वाला है या फिर नॉन इवेंट है ये? Based on whatever we are figuring out, in the sense, the policy change, stance change last time around from being accommodative to neutral. So I would be very surprised if, the RBI changes it again in a matter of couple of months, especially given the fact that the inflation numbers seem to be on the lines of whatever the RBI's trajectory is. And if the RBI is comfortable with the fact that eventually inflation will rise to about 4.5% to 5% by the second half of fiscal 2018, then I doubt RBI is going to change anything as far as the policy is concerned. Having said that, there are a couple of issues which you need to keep in mind, and I'm sure the RBI is aware of it. One is the problem of very high positive real interest rates in India at this point in time compared to some of the developed countries. Particularly if you look at the 2-year real interest rate gap between India and the US, it is running at more than 3%, which in turn is bringing a lot of money into India and putting pressure on the currency. So how does RBI want to manage this currency appreciation, which is putting at risk India's exports? That is something that RBI has to grapple with. The second challenge with RBI has, there is excess liquidity in the system, post the demonetization exercise. And how does RBI again deal with this huge amount of liquidity which is available with the banking system? So I think those are the two far bigger issues for the RBI to look at currently, rather than just focusing narrowly on the inflation numbers, and the monetary policy based on that.
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर अपनी राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। 70 अंक नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी 28 अंक नीचे। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे साथ हैं संदीप वागले, प्रकाश दीवान, आशीष चतुर्मुता और साथ ही श्रीकांत चौहान भी बताएंगे आपको आज के तमाम बाकी बचे हुए मौके ट्रेडिंग के कहां पर हैं, कहां एक्शन है। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। बाजार है 30 अंक नीचे सेंसेक्स निफ्टी पर और सेंसेक्स 80 अंक नीचे, लेकिन एक्शन वही है जो स्टॉक आपको सुबह से सीधी सी आवाज पर बताएंगे। देखिए वायदा कारोबार में 4.5% टॉप गेनर के साथ जेएसपीएल, टाटा एलेक्सी, आशीष जी ने मोहर लगाई और स्टॉक भाग गया 3-3.5%। भारत फोर्ज हम सुबह सुबह बात कर रहे थे, बाद में देखिए चार्ट्स पर आया वागले साहब के 3%, ये मजबूत है। कॉनकोर मजबूत है, अदानी पावर, तमाम पावर स्टॉक्स, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये सब मजबूत है। कैश मार्केट के स्टॉक्स हेमंत ये भी दमदार प्रदर्शन करते हैं। स्टोन इंडिया 15% और प्रॉपर्टी 7%, सिमको 5% का सर्किट, करनेक्स 5% का सर्किट। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे बाजार में सर्किट नहीं लग रहा है। बिल्कुल। और आप बाजार में भी देखिए बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहे हैं। अच्छा, बीईएल और बीईएमएल इसको भी लोग जो है जनरली रेलवे के साथ जोड़कर देखते हैं और देखिए ये शेयर भी मजबूती के साथ। तो रेलवे सेक्टर आज सेक्टर ऑफ द डे है, ये हमने सुबह 7:30 बजे बताया। बिल्कुल। और कैश मार्केट के तमाम स्टॉक्स, क्योंकि आज हमने तेजी के लिए एक ही कोई सेक्टर नहीं चुना, सिर्फ स्मॉल कैप्स लिखे थे और वहीं पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है। तो एक्शन भरपूर है, पूरा है इस वक्त तेजी की तरफ, आप ये देख सकते हैं। तो एक और कैश मार्केट का स्टॉक यूएफओ मूवीज आपने रिकमेंड किया था, वो भी बड़ा मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। एक बार वो शेयर भी आपके सामने रख दिया जाए। यूएफओ मूवीज किन लेवल्स पर है इस वक्त? ये देखिए 4-3.5% की मजबूती। अच्छा, वेस्कॉन इंजीनियरिंग प्रकाश गाबा जी को पसंद था, प्रकाश दीवान साहब को पसंद था। आप देखिए क्या जबरदस्त प्रदर्शन इसने भी दिखाया है, 5% ऊपर। तो कैश मार्केट के वो तमाम स्टॉक्स बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन। बताइए ये आप जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कौन से स्टॉक में, ये तो शुरुआत है टाटा एलेक्सी। हाँ, ये यूएफओ मूवीज में भी ये वो शुरू में जो क्रेडिट्स आते हैं, नाम आते हैं, ये पिक्चर इसमें ये स्टार, ये डायरेक्टर, ये प्रोड्यूसर, ये भी शुरुआत है क्या? बिल्कुल शुरुआत है जी, क्योंकि स्टॉक तो अभी तक के चला ही नहीं है। ये तो पहली बार हम देख रहे हैं इसके अंदर कुछ वॉल्यूम एक्शन लास्ट 2-3 दिनों में देखने को मिले। मुझे लगता है कम से कम 10 से 15% की बढ़त शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है और पोजिशनली स्टॉक के अंदर में शायद 550 के भी स्तर देखने को मिले। बट उसके लिए मैं ये वेट करूंगा कि 500 के स्तर किस तरह से क्रॉस होते हैं। बट डेफिनेटली 490 से 500 एक टारगेट मुझे लगता है नेक्स्ट एक हफ्ते के अंदर में इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 490 से 500 जी, वाह जबरदस्त। अच्छा, पिछली बार जब आप आए थे, वायदा कारोबार के एक्सपर्ट है मुझे लगता है। काम के जो है वो वायदा कारोबार प्लस टेक्निकल है। नहीं, तो मतलब दोनों मतलब खतरनाक देखता है। और पिछली बार आइनॉक्स जो बताए गए थे, हाँ, ब्लू स्टार, सुजलॉन, आशीष जी एक दो और केसी इंटरनेशनल, बजाज इलेक्ट्रिकल के लिए तो हम परसों याद भी करते हैं आपको। हालांकि बाद में हेमंत ने अपनी टीम में डाला, उसके बाद बड़ा पुश लगा उसको तो उसके बाद भागना शुरू हुआ। लेकिन जिस दिन मैंने अपनी टीम में डाला था उसी दिन आपने कहा था कि उस दिन कोइंसिडेंस हुआ था वो वाला। अच्छा, ये बताइए दीवान साहब, वेस्कॉन इंजीनियरिंग आपका टारगेट क्या है इसके ऊपर? अगर लोग खरीद रहे हैं इस समय, क्योंकि 5% ऊपर हम देख रहे हैं लोग खरीद रहे हैं, तो एक चीज इम्पोर्टेंट ये है, मैं बताना चाहूंगा कि कंपनी अगर इसके आंकड़े अभी देखेंगे तो आपको कोई इंप्रेसिव कोई चीज दिखेगी नहीं, ईपीएस ग्रोथ या इसकी, बट इसकी बुक वैल्यू स्ट्रांग है क्योंकि पुराना काम इन्होंने जो किया हुआ है उसका अभी तक हिस्टोरिकली एडवांटेज इनको नहीं मिला, वो आंकड़ों में है। इसमें चेंज आएगा जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट्स इनके नए आने लगेंगे, ऑर्डर बुक इनकी अच्छी होगी और एग्जीक्यूशन इनका तो ऐसे ही उम्दा है। और जिनका एग्जीक्यूशन अच्छा है, ये सरकार ऐसा माहौल बना रही है कि अगर ऑर्डर सरकारी कंपनी से भी आता है तो एग्जीक्यूशन अच्छा होने पर रिवॉर्ड मिलता है आपको। दिलीप बिल्डकॉन जैसी एक कंपनी देखिए जो रोड बनाती है, रोड तो बहुत लोग बनाते आ रहे हैं, सही बात, बट उनको हर कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो टाइम से एग्जीक्यूट करते हैं, पहले करते हैं तो पैसा मिलता है। अब ये चीज को पहचानना और इसको रिकॉग्नाइज करके और इसको रिवॉर्ड करना जो है, इससे इस टाइप की कंपनीज को जो है फाइनली मेरिटोक्रेसी का फायदा होगा। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा पेशेंस रखें, बट आई वुड बी सरप्राइज अगर ये 65-66 का भी आपको अगले 9 से 12 महीने में लेवल दे दे, विच इज ऑलमोस्ट कितना, मतलब 50% प्लस अपसाइड हो जाती है। अच्छा, ये सर्किट है 5% का बस नहीं, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है नहीं तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि प्रकाश जी बोले शेयर हिलता डुलता नजर। आज सर्किट का तो खैर उससे हमने लेना देना नहीं लॉन्ग टर्म बेसिस पे, बट वॉल्यूम देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज जब इस टाइप की वॉल्यूम का वो रहता है और इसमें अच्छे खासे नामी इन्वेस्टर्स काफी समय से हैं इन्वॉल्व हैं, ये नहीं कि बंसाली साहब
अंसारी फैमिली है, कई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, तो इस स्टॉक की प्रोफाइल बड़ी इंटरेस्टिंग है। और जो इनका एक बिजनेस है जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, जीएमपी की तरफ जो कंस्ट्रक्शन काम होता है, जैसे आप फार्मा कंपनी कोई लें, फूड की कोई कंपनी लें, केमिकल बिजनेस लें, उसमें आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनाते हैं, जब रूम्स बनाते हैं, जो पार्टीशंस यूज करते हैं, वो एंटी बैक्टीरियल माने जाते हैं। उसके लिए वो बहुत बढ़िया एक टेक्नोलॉजी है जो इनके पास है। वो बिजनेस ग्रो नहीं हुआ है अभी। आप सोचिए, लेकिन अगर फार्मा एपीआई मैन्युफैक्चरर्स का भी काम ये करने लगे, उनके प्लांट्स बनाने लगे, उसमें नॉर्मल सीमेंट, चूना और ब्रिक्स नहीं यूज होती, उसमें अलग टाइप के आपको इक्विपमेंट मटेरियल यूज करना पड़ता है, और वो चीज भी ये लोग करते हैं। तो एक बिजनेस है इनका, बिल्कुल, जो आगे चल के हो सकता है। अभी इसमें वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और सर्किट फिल्टर देखिए 45 रुपीज 70 पैसे का है, तो सर्किट अभी दूर है, अभी तो वही है, अभी तो आगाज है। हाँ, मुझे लगा 5% पे अटका हुआ इसको, इसलिए मुझे लगा कहीं ऐसा नहीं सर्किट है। चलिए, तो मजबूती के साथ ये शेयर भी कारोबार करता हुआ आपके पोर्टफोलियो का ये भाग हो सकता है। मुझे याद है दीवान साहब ने पहले क्रॉम्पटन कंज्यूमर्स बताया था, और क्या तेजी वहां पर भी देखने को मिली थी। इस स्टॉक पर भी रखिए नजर। अच्छा, सीएट प्रॉम्प्ट कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट वागले साहब, सर और लगाएगा। हालांकि इसमें ओपन इंटरेस्ट इतना बड़ा नहीं है, लेकिन प्राइस वाइज, वॉल्यूम वाइज ब्रेकआउट है, और अभी करंटली 1566 है। एक 8 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए 1558 का, और आई एम सॉरी 1358 का, और मुझे लगता है 1385 टू 1390 यहाँ से 20 रुपए अपसाइड मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सीएट में एक्शन होता हुआ दिख रहा है। कल हमने अपोलो देखा था, हाँ अपोलो भी देखेगा, वो कल 210 के आसपास हमने देखा था, और अपोलो भी भाग चुका है 215। आज फिर से 1% मजबूत है, तो अपोलो में कल से एक्शन शुरू हुआ। देखिए, हाँ देखिए 211 के आसपास खुलकर 215 ये हुआ। दूसरा स्टॉक सीएट है जहां पर तेजी होती हुई दिख रही है। यहां पर भी एक एक्शन तेजी का बनता हुआ दिख रहा है। बाजार देखिए, आप अच्छे सपोर्ट लेकर ऊपर आने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए निफ्टी में और बैंक निफ्टी में अहम सपोर्ट 9225 के आसपास निफ्टी, हम कह रहे थे कि वहां मिल जाए तो बहुत ही बेहतरीन, वहीं पर सपोर्ट लिया, वहां से थोड़ी रिकवरी हुई है। बैंक निफ्टी भी देखिए निचले स्तरों से लगभग 70 अंक ऊपर आए हैं। आज बाजार को एक शेयर में फिर से संभालने की कोशिश कर रहा है, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज। और देखिए, एक अच्छे अंक का कॉन्ट्रीब्यूशन अकेले स्टॉक से आ रहा है। 1400 के ऊपर ये बना हुआ है, टिका हुआ है, 1430 के आसपास चला गया है। तो ये इकलौता शेयर जिसने कल भी बाजार को सहारा दिया था, और आज भी देखिए। और वागले साहब का टारगेट तो 1500 रुपए का है। वागले साहब होल्ड करें ना इस पे, 1500 के ऊपर का आप क्या टारगेट अपग्रेड तो नहीं करने वाले, जिस हिसाब से तेजी से भाग गया है? 1550 का मुझे लगता है ये महीने में आना चाहिए ये एक्सपायरी में, और 2000, 2050 या एनीथिंग बिटवीन 2020-200 ये 3 से 6 से 12 महीने, वो मैं बोल नहीं सकता। तो एक डिस्क्लेमर भी दे दें, डिस्क्लोजर भी दे दें। सीएनबीसी आवाज जो चैनल आप देख रहे हैं वो टीवी 18 नेटवर्क 18 का हिस्सा है, और उसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो मजबूती के साथ आज रिलायंस इंडस्ट्रीज खड़ा है। बिल्कुल, और यहां से जो रिकवरी आएगी वो वाकई में निफ्टी के लिए काफी काम की होगी। एक्सिस बैंक एक और स्टॉक है जो मजबूत होने की कोशिश करता दिख रहा है। दिन के हाई पॉइंट पर एक्सिस बैंक आता हुआ दिख रहा है। बजाज ऑटो 2800 के लेवल के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक और स्टॉक है जहां पर अच्छी तेजी होती हुई दिख रही है। कुछ स्टॉक्स एक्शन में साफ तौर पर आते हुए दिख रहे हैं। पीसी ज्वेलर्स पर राय लेना चाहूंगा, जो 7% ओपन इंटरेस्ट आज बढ़ा है। कल आपके रिकमेंड करने के बाद कल भागा है वो। अगले साहब हम इसको स्पॉट भी किए थे, आज आधा % मजबूत है। 442 पर कोई ट्रेड है? नहीं अनिल जी, फिर वो 404.45 के ऊपर ही जाएगा तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। आई थिंक चलना चाहिए। 445 के ऊपर जाता है तो 437 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 460। चलिए, तो पीसी ज्वेलर्स पर रखिए नजर। सरकार गोल्ड पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है, जिसके चलते ये सेक्टर थोड़ा अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। नजर रखिए तमिलनाडु पेट्रो। आज देखिए कल 20% का अपर सर्किट लगा, आज फिर 5% मजबूत। आपका लंबा वाला टारगेट क्या था इस पे? तमिलनाडु पेट्रो पर आप कह रहे थे खरीदारी करनी चाहिए, कल नीरज की टीम में शामिल था, और आज भी देखिए भाग लगा रहा है खराब बाजार में। आई थिंक मेरा लंबा वाला टारगेट जो मैंने बात किया था वो 60 का था। आई थिंक करंटली 48-49 है। मुझे लगता है 3 या 4 हफ्ते में आ सकता है ये टारगेट। एक और स्टॉक बड़ी तेजी दिखा रहे हैं, रिलायंस डिफेंस। नया वायदा कारोबार का खिलाड़ी और 2.5% मजबूत है, और ओपन इंटरेस्ट देखिए 4% बढ़ा है आज। इसके चार्ट देखकर बताएं श्रीकांत, रिलायंस डिफेंस खरीदने का मौका है। स्टॉक बड़ी अच्छी खासी मजबूती के साथ बढ़ रहा है आज के सेशन में, फिर से 70 के नजदीक पहुंचता हुआ दिख रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है इसमें भी
वैसे ग्रेजुअल राइज है अगर आज एज कम्पेयर टू अगर आप अदर रिलायंस के स्टॉक्स देखते हो तो जैसे उनमें तेजी हुई है वैसे उसमें तेजी नहीं है, लेकिन ये लगता है मुझे कि 70 और 72 के आसपास इसमें काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और इस पर्टिकुलर लेवल को अगर ये क्रॉस कर लेता है आने वाले दिनों में, और जो मुझे लगता है कि हो सकता है क्योंकि ये पूरा जो साल रहेगा उसमें कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, डिफेंस, ये जो स्टॉक्स है वो सब चलेंगे, तो 70-72 के आसपास ये थोड़ा रुक सकता है, लेकिन जैसे ही ये 75 के ऊपर ये ट्रेड करना चालू कर दे फिर मुझे लगता है कि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा 110 तक। तो कुछ दिन के लिए 70-72 के आसपास आप एक बार पोजीशन या तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, तो इस पर रखिए नजर। कल कुछ रूमर्स थे जिसके चलते ये शेयर दबाव में था और आज देखिए लगता है जिन्होंने कल शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी वो आज कवर करते हुए दिख रहे हैं। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन से श्रीकांत, इस पर भी राय दें। कल भी दबाव में था इन्हीं खबरों के चलते कि उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी तो हो गई है और अब इसके बाद शायद लोग समय पर किश्तें ना दें और इसीलिए देखिए आज भी कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। क्या शॉर्ट बनता है इन लेवल्स पर? देखिए मुझे लगता है कि इसका जो सेटअप है वो थोड़ा बिगड़ते जा रहा है क्योंकि इसमें एक लोअर टॉप फॉर्मेशन बना हुआ था, उसके बाद वापस से जब रिकवरी हुई थी 770 के आसपास जब इंडसइंड बैंक के साथ मर्जर केस में जो एक अनाउंसमेंट आई थी उसके बाद, बट उसके बाद भी ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर सका था और वापस अभी 780 या 790 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप अनिल जी इसके ओवरऑल फॉर्मेशन को देखते हो तो मुझे लगता है कि 770 के आसपास 765 के आसपास इससे काफी अच्छा सपोर्ट है और अगर इस सपोर्ट लेवल को अगर ये ब्रेक कर लेता है तो फिर मुझे लगता है कि इसमें काफी अच्छा एक कंटिन्यूएशन हो सकता है और शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक और वीक होकर 720 या 725 के लेवल्स के आसपास जा सकता है। और अगर आप ओवरऑल इस पर्टिकुलर सेक्टर की अगर बात करें तो मुझे लगता है इस सेक्टर में अगर सबसे कोई वीक स्टॉक राइट नाउ अगर कोई है तो भारत फाइनेंशियल्स है। तो 765 के नीचे इसे शॉर्ट करके चले वो मुझे लगता है ब्रेकडाउन जो सेल ऑफ मिलेगा वो काफी एक फ्रूटफुल हो सकता है, तब तक इस पर वेट करें। ओके, तो ये राय है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन पर। डील के इंतजार में अब लोग धीमे धीमे अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं और उसके ऊपर यूपी के फार्म लोन वेवर का जो झटका लगा है उसके बाद यहां पर थोड़ी तेजी की पोजीशन कम होती दिख रही है। वक्त है आप सभी से विदा लेने का। इस श्रीकांत जी, वागले साहब और साथ ही प्रकाश जी और आशीष जी, आप सबका शुक्रिया। लेकिन इससे पहले हम विदा लें, एक और स्टॉक जो मेरे सामने रिडार में आता दिख रहा है वो है मैक्स इंडिया। मैक्स इंडिया का स्टॉक एनएससी पर लाते हैं आपके सामने। अभी एक बड़ा ट्रेड होता दिख रहा है मैक्स इंडिया में, 0.15% हिस्सेदारी मैक्स इंडिया की। मैक्स फाइनेंशियल नहीं, मैक्स इंडिया 150 वाला मैक्स इंडिया। जी हाँ, ये स्टॉक है जहां पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है और दिन के हाई पॉइंट पर। वागले साहब जाते जाते इसके चार्ट बताई दीजिए। धन्यवाद तो कर दिया लेकिन फिर भी बता दीजिए सर। नहीं, 155 के ऊपर ही मैं रिकमेंड करूंगा। 155 के ऊपर निकले तो 155 के ऊपर निकले तो 3 रुपए का स्टॉप लॉस लेके 165 के टारगेट के लिए प्ले। तमिलनाडु पेट्रो अब 10% हो गया। तो एक बार फिर से आपको धन्यवाद इसके लिए। चलिए, तो बाजार एकदम मजबूती के साथ आने की कोशिश कर रहा है, निचले स्तर से रिकवरी होती दिख रही है दिग्गजों में भी और मिड कैप इंडेक्स भी इस वक्त हरे निशान में लौटता हुआ। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद प्रियंका संभव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी जो लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।